नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक, जिसका विषय है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और जोड्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है भारत के संविधान का, जो वित्त यानी पैसों से संबंधित है। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कहाँ खर्च होगा, उसके बारे में पूरा का पूरा ये भाग है। तो अपने पहले पढ़ा केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में कौन कौन से संबंध पढ़ लिए? न्यायिक संबंध पढ़ लिए और विधायी संबंध पढ़ लिए, यानी कार्यपालक संबंध और विधायी संबंध पढ़ लिए। उसके बाद में ये है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध है अनुच्छेद 264 से लेकर 293। फिर आता है संपत्ति, संविदाएं और वाद 294 से लेकर 300 क तक। तो अपन एक एक करके इसको पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो भी कुछ एक मैं ट्रिक के माध्यम से बताई गई है। तो आप एक ध्यान से इसको सुने और एक एक करके अपने इसका वर्णन करेंगे। अनुच्छेद 264 के अंदर है निर्वचन। निर्वचन यानी इसका विषय परिभाषा क्या है, जो वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग की जो परिभाषा है अनुच्छेद 280 के तहत दी गई है, उसके तहत इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता, यानी संसद पहले विधि बनाएगी, भाई इस प्रकार के टैक्स लगाए जाएंगे तो ही टैक्स लगाए जा सकते हैं, अन्यथा कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यानी कानून के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। पहले कानून बनाएगी संसद, उसके बाद में टैक्स लगाए जा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 266 इसमें भारत और राज्यों की संचित निधि जो है उसका वर्णन किया गया है। संचित निधि क्या होती है कि हमारे जो राजस्व, जो हमारे रेवेन्यू होती है, प्राप्त होती है, या पैसा अपना आता है, वो संचित निधि के माध्यम से जमा होता है और संचित निधि से कुछ एक लोगों को यानी उच्च अधिकारियों को पेमेंट दिया जाता है, खर्चा किया जाता है। यानी संचित निधि से वो चीज़ें जो पैसा वगैरह है वो खर्च किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति की पेमेंट हो गया, राज्यपाल की पेमेंट हो गया, वो सब लोकसभा अध्यक्ष की ऋण की जो पेमेंट है वो संचित निधि से दिए जाते हैं। तो संचित निधि में क्या कहता है? सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व यानी रेवेन्यू और उधार, हुंडियाँ, ये चीज़ आती है। हुंडियाँ क्या होती है? जैसे किसान विकास पत्र हो गया, इस तरह से जो समय समय पर ये परिपत्र जारी करती है वो हो गया। फिर है लोक लेखे। लोक लेखे के अंदर जो धनराशियाँ होती है वो जमा आदि होती है। लोक लेखा का मतलब वो जो जनता हमें जमा कराती है, जैसे फीस के रूप में या ये जो कोर्ट फीस के रूप में, या इस तरह से जो जमा होती है वो चीज़ें होती है लोक लेखे से संबंधित। फिर है अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, समय समय पर जमा की जाने वाली धनराशि। यानी इसमें विवर्तमान में 500 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है। इसमें से कुछ खर्च कर दिया जाता है तो फिर उसमें से 500 करोड़ पूरा करने के लिए कुछ जो बची हुई राशि और डालनी पड़ती है। यानी हरदम इसमें 500 करोड़ रुपए रहते ही हैं आकस्मिक निधि में, जो इस पर पूर्णतः राष्ट्रपति का अधिकार होता है। जब अनुच्छेद 115 और 16 के तहत खर्चा नहीं किया जा सकता हो, और ये तो हो गया संघ के संबंध में। और राज्यों के संबंध में 205 और 206 के तहत खर्चा नहीं किया जा सकता हो, यानी अचानक किसी भी प्रकार की अगर कोई विपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आगजनी हो गई, या इस तरह से खर्चा करने की जरूरत पड़ गई, लेकिन इन प्रावधानों के तहत नहीं है, बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और 115-16 और 205-6 के तहत नहीं की गई थी, तो आकस्मिक निधि से अध्यादेश 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ला करके राष्ट्रपति उस खर्चे की अनुमति देता है कि ये खर्चा वहाँ किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है आकस्मिक निधि पर किसका पूर्णतः अधिकार है? राष्ट्रपति का। तो देखो, अनुच्छेद 266 संचित निधि, अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद याद करने के बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अनुच्छेद 268 इसमें केंद्र द्वारा अधिरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित कर, जैसे स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, यानी लगाती कौन है टैक्स? केंद्र सरकार। इकट्ठा कौन करती है? राज्य सरकार। और यूज कौन करती है?
उसको भी राज्य सरकार, यानी केंद्र सरकार ये कर लगाएगी और इनको इकट्ठा और यूज करेगी राज्य सरकार। तो वो अनुच्छेद किस में है? 268 में। 269 के अंदर केंद्र द्वारा अधिरोपित और संग्रहित किंतु राज्यों को विनियोजित कर दिया जाता है, यानी लगाती भी केंद्र सरकार है, ऊपर वाले में क्या था, लगाती केंद्र सरकार थी, लेकिन संग्रह और यूज कौन करता था? राज्य। और अब इसमें क्या है, लगाएगी केंद्र सरकार, संघ सरकार, और यूज इकट्ठा भी केंद्र सरकार करेगी, लेकिन पूरा का पूरा राज्यों को सौंप देगी। उसके जो जैसे उदाहरण हो गया माल के क्रय और विक्रय के लिए, यानी कोई जो सामान होता है उसे क्रय विक्रय से संबंध में जो टैक्स होता है वो राज्य सरकारों को पूरा पूरा दे देती है। फिर अनुच्छेद 270, केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित किंतु केंद्र व राज्य दोनों द्वारा विनियोजित, केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित किंतु केंद्र और राज्य दोनों द्वारा विनियोजित, यानी केंद्र सरकार लगाती है लेकिन संग्रह और यूज केंद्र और राज्य सरकारें दोनों करती है। जैसे CGST और SGST, यानी सेंट्रल GST और स्टेट GST। जैसे अपन कोई भी बिल कटाते हैं ना, उसमें अलग अलग लिखा होता है, SGST और CGST। तो ये हो गया, लगाती कौन है? लगा तो GST लगाने का पावर किसको है? संघ सरकार को ही है, केंद्र सरकार को ही है, लेकिन यूज दोनों अलग अलग टाइप में करते हैं। जैसे मान लो कोई 28% टैक्स हो गया तो 14% सरकार का, राज्य सरकार का, और 14% केंद्र सरकार का। इस प्रकार से ये हो गया अनुच्छेद 270 के तहत। 271 में कुछ शुल्क केंद्र सरकार द्वारा 268 और 269 के अलावा अधिभार लगाता है जो भारत की संचित निधि का भाग होगा। यानी अनुच्छेद 271 के तहत 268 और 69 के अलावा एक अधिभार सरटैक्स वो भी लगा सकती है। वो किसका भाग होगा? संचित निधि का भाग होगा। 273 में जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर राज्यों को अनुदान दिया जाता है। यानी जूट उत्पादक राज्य है, जैसे असम हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इन राज्यों को जूट उत्पादन यानी जूट उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें टैक्स लगाने की बजाय केंद्र सरकार क्या करती है, इनमें छूट देती है या अनुदान देती है कि आप इतना इतना जूट उत्पादन करो, आपको 10% या 20% है वो अनुदान दिया जाएगा। तो वो राज्य कौन कौन से? असम है, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। इनको जूट उत्पादन के लिए जो निर्यात करती है, निर्यात शुल्क के स्थान पर उनको अनुदान दिया जाता है। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 273 के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 274, ऐसे कर जो राज्य हित से संबंधित हो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जरूरी है। यानी ऐसे कोई टैक्स अगर लगाने हों और राज्य हित से संबंधित है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। जैसे कृषि आय से संबंधित टैक्स वगैरह आदि। अब है 275, अनुच्छेद 275 के तहत 271 हो गया और 272 है, ये हटा दिया गया है। ठीक है, 272 अपने पढ़ा नहीं क्योंकि ये हटा दिया गया है। 273 के अंदर जूट से संबंधित हो गया। 274 है, ऐसे कर जो राज्य से संबंधित है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं लगाया जा सकता। 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, जैसे कई राज्य जो होते हैं भौगोलिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, उनको केंद्र सरकार उनको कुछ सहायता देती है। जैसे कई राज्यों को 10-90 का एवरेज होता है, यानी 10% तो केंद्र सरकार देती है, 90% वो राज्य अपने आप अपना काम चलाए। और कई ऐसे होते हैं जो 30-70 का रेशो होता है, यानी 30 सरकार केंद्र सरकार देगी, 30% और 70% वो राज्य अपना व्यवस्था करे। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें 90-10 का एवरेज है, 90% केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य को अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये हो गए कुछ राज्यों को अनुदान देती है जो केंद्र सरकार। अनुच्छेद 276, वृत्तियों, व्यापारों और आजीविका को नियोजन पर कर, यानी वृत्तियों, व्यापारों आदि नियोजन पर कर, यानी राज्य सरकारें हैं वो अपने हिसाब से टैक्स लगा सकती है। जैसे जिला बोर्ड हो गया, पंचायती राज के अंदर हो गया, जैसे ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत समितियाँ अपने अपने हिसाब से टैक्स लगा सकती है। नगर पालिकाएँ हैं वो अपने टैक्स लगा सकती है। तो वो ये भी केंद्र सरकार से हट करके राज्यों की आमदनी का जरिया है, आमदनी का स्रोत है। अब अनुच्छेद
77 व्यावृत्ति, इसमें संविधान से पहले राज्य सरकारों को जो टैक्स लेती थी अब चाहे संघ सूची का विषय है वो भी राज्य सरकारों को अनुमति है। यानी संविधान लागू होने से पहले, देश आज़ाद होने से पहले या संविधान लागू होने से पहले अगर मान लो कोई टैक्स ये राज्य सरकारें इकट्ठा करती थी, आज अगर वो संघ सूची का विषय है तो भी उसमें टैक्स लगाया जा सकता है, उसमें वो राज्य सरकारों को अनुमति है या वो पैसा राज्य सरकारों को प्राप्त होएगा। अब अनुच्छेद 278, ये 7वां संविधान संशोधन करके इसमें ख श्रेणी से राज्यों से जो पैसे आना जाना था, पैसे देते थे, वो था संबंधित था, ख श्रेणी के राज्य समाप्त कर दिए, इसलिए अनुच्छेद 278 भी स्वतः ही समाप्त हो गया। अब है अनुच्छेद 279 279 शुद्ध आय की गणना, यानी आय माइनस व्यय, तो ये शुद्ध आय की गणना होगी। यार शुद्ध आय क्या होती है, जो पैसा आया, रेवेन्यू हमने इकट्ठा किया, उसमें से जो खर्चा हो गया और जो खर्चा हो गया उसके बाद जो बचा हुआ होता है वो होती है इनकी शुद्ध आय। और अनुच्छेद 279 के 279 के या 279 ए, इसमें जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद का स्थापना की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और करंट का सवाल है ये। अनुच्छेद 279 के जीएसटी परिषद का गठन। अब है अनुच्छेद 280, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे आगे, जिसमें पूरा पाठ इसी का होगा। तो इसमें है वित्त आयोग, राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा हर 5 साल बाद में। जो पहली बार 1951 के अंदर ये प्रावधान किया गया, जो 1952 में पहला वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बनाए गए थे केसी नियोगी सर को। तो वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करेगा हर 5 साल के लिए। अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल बाद में वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति करेगा। ये एक संवैधानिक पद है, ये एक संवैधानिक संस्था है। कौन? वित्त आयोग। और अर्धन्यायिक भी है, अर्धन्यायिक है, सेमी जुडिशरी। और ये काम क्या करता है वित्त आयोग? केंद्र और राज्य के मध्य करों का जो हिसाब किताब होता है, करों का बंटवारा है, उसका निर्धारण करता है वित्त आयोग। और इनके जो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे, 1952 से लेकर 1957 में रहे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिनके अध्यक्ष है NK सिंह, और 220 से लेकर 225 तक इसका कार्यकाल है। और इनका कार्यकाल कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये अपना जो वित्त वर्ष होता है उसी के अनुरूप इनकी ये 5 साल में चलता रहता है। अब है अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती है वो राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद में रखवाएगा। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। इनकी जो सिफारिशें आती है और उनके अनुरूप राज्यों में या जो व्यवस्था की जाती है उनकी सिफारिशों को लागू किया जाता है। फिर अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व में किया जाने वाला खर्च। संघ और राज्य द्वारा अपने राजस्व में से किया जाने वाला जो खर्च होता है, जो खर्चा जो करती है केंद्र या राज्य सरकारें, वो अनुच्छेद 252 के तहत है। अब अनुच्छेद 282 के तहत है। ये मैं गलत बोल गया क्या? 252 बोल गया। अनुच्छेद 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व में किया जाने वाला खर्च, यानी अनुच्छेद 282 के तहत संघ और राज्य सरकारें जो है वो कानून जो पैसा जो है खर्च करती है, उसका प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 282 में। 283 में है संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और लोक लेखों में जमा राशियों की अभिरक्षा, यानी संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखों में जो पैसा जमा होता है उसकी अभिरक्षा, उसकी सुरक्षा का जो सवाल है या सुरक्षा का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 283 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 284 के अंदर लोक सेवकों न्यायालयों द्वारा वादकर्ताओं से जमा राशि की अभिरक्षा, यानी लोक सेवकों से
और इनके जो न्यायालयों में जो जमा राशि होती है उनकी जो सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है वो अनुच्छेद 284 में किया गया है। अनुच्छेद 285 में संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट, यानी संघ की संपत्ति होती है उस पर राज्य कोई कर नहीं लगा सकता, इसमें छूट। अनुच्छेद 286 माल के क्रय विक्रय पर करों का प्रावधान। अंतर्राज्यीय व्यापार, जैसे राज्य होते हैं वो अपने जो क्रय विक्रय जो बेचते हैं या खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगाता है वो अंतर्राज्यीय एक दूसरे राज्य से जो अपने करते हैं उसमें भी ये छूट है अनुच्छेद 286 के तहत। अनुच्छेद 287 में विद्युत पर करों में छूट, यानी बिजली पर जो टैक्स लगाती है राज्य सरकारें उसमें भी केंद्र सरकार कोई रोक टोक नहीं लगाती। अनुच्छेद 288 जल या विद्युत में राज्यों को कुछ दशाओं में कराधान में छूट। जल या विद्युत में राज्यों को कुछ दशाओं में कराधान में छूट। यह जल विद्युत है या जल पर जो टैक्स वाटर टैक्स लगाया जाता है उन पर, और विद्युत पर जो राज्य सरकारों को पर केंद्र सरकार कुछ छूट देती है। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, यानी राज्यों की जो संपत्ति होती है या इनकी जो रेवेन्यू होता है उन पर भी केंद्र सरकारें हैं वो टैक्स नहीं लगाती, उसमें कुछ छूट दी जाती है। अब है अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशन के संबंध में समायोजन। संविधान से पहले संघ देती थी उसे देगी, यानी संविधान लागू होने से पहले जिन लोगों को, जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी है या इस तरह से कोई जो राजा रजवाड़े के संबंध में, या फिर जो इन लोगों को जो जिनको ये टैक्स देती थी, ये टैक्स नहीं पेंशन देती थी, वही पेंशन आज केंद्र सरकार भी देती है। अनुच्छेद 291 शासकों की निजी थैली की राशि, ये 26वां संविधान संशोधन करके 1971 के अंदर समाप्त कर दिया गया। यानी शासक जो है वो समाप्त हो गए और शासकों की जो निजी थैली यानी निजी जो संपत्ति थी, निजी जो पैसा था, पॉकेट मनी कह दो चाहे, उस तरह से जो सरकारें देती थी उसको समाप्त कर दिया है। अब है उधार लेना। अनुच्छेद 292 भारत सरकार जो उधार लेती है, भारत के जो क्षेत्र है, भारत क्षेत्र है उसी के अंदर उधार लेती है किससे, मतलब जनता से या बैंकों से, जो आरबीआई से जो उधार लेती है वो है अनुच्छेद 292 में। और राज्य सरकारें जो उधार लेती है भारत सरकार के राज्य क्षेत्र के भीतर वो है 293 में। अब आता है अगला अनुच्छेद है वो संपत्ति, संविदाएं और वाद, 294 से लेकर 300 तक। तो 294 क्या है, कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों और बाध्यों का अधिकार, जैसे पदवी, पूर्व की पदवी है वो समाप्त कर दी गई, और इनसे जो कुछ दशाओं में संपत्ति और आस्तियों का बाध्यों का, यानी जो संपत्ति और जो पैसे पहले पूर्व पदवी जो होती है, मतलब कोई पद होते हैं वो चीज़ें उनमें समाप्त कर दी, जो संविधान से पहले जिनको ये मतलब ये पदवी और पदाधिकार जो मिले हुए थे। अब है 295 अनुच्छेद 295 में ये तो कुछ दशाओं में हो गया। अब अन्य दशाओं में संपत्ति के उत्तराधिकार, वो थे अधिकार, अब ये उत्तराधिकार, यानी जो पहले के जो उत्तराधिकारी जो किसी के हैं उनसे संबंधित अगर कोई आस्तियाँ या दंड वगैरह थे उनसे भी समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 296 राजगामी या व्यपगम या स्वामित्वहीन की संपत्ति सरकार की, यानी राजगामी या व्यपगम या स्वामित्वहीन, यानी संविधान के बाद में अगर किसी संपत्ति का कोई स्वामी नहीं रहा और या व्यपगम हो गया, किसी के अंदर विलय कर दिया गया या किसी ऐसा इस तरह की जो भी संपत्ति है वो किसकी होगी, सरकार की होगी, संघ या राज्य की हो जाएगी। उस जिस संघ में है या राज्य जिस राज्य के अंदर स्थित है राज्य की हो जाएगी। अनुच्छेद 297 राज्य क्षेत्र के समुद्र तट और मग्न तट की संपत्ति, यानी समुद्र तट अगर किसी राज्य के क्षेत्र में समुद्र तट आता है या मग्न तट आता है उससे जो वो संपत्ति जो है वो भी किसकी होगी, ये संघ तय करेगी कि ये संघ की है या राज्य की है। 1998 में व्यापार आदि करने की शक्ति, व्यापार से संबंधित जो ट्रेडिशनल जो है ट्रेड करने की वो इसमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 299 संविदाएं राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से की जाएगी, यानी किसी भी प्रकार की जो संविदाएं हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स है या ठेके जो उठते हैं वो राज्यों में राज्यपाल के नाम से और संघ में है वो राष्ट्रपति के नाम से निविदाएं निकाली जाती है। अब वाद और कार्यवाहियां भारत सरकार संघ के नाम से करेगी, जो अनुच्छेद 300 के तहत है। अनुच्छेद 300 के तहत क्या, वाद और कार्यवाहियां भारत सरकार के नाम से करेगी। किसी भी प्रकार का वाद, किसी भी प्रकार का मतलब कोई न्यायालय में अगर कोई वाद और कोई इस तरह से
जो कार्यवाहियाँ होती है वो किसके नाम से करेगी? ये भारत सरकार संघ के नाम से, और राज्य सरकार है वो राज्य के नाम से करेगी। राज्य सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकती है। यानी जैसे कोई निर्णय होता है, भारत सरकार बनाम फलां फलां फलां, राजस्थान सरकार या यूपी सरकार या बिहार सरकार वर्सेज फलां फलां फलां, इस तरह से, यानी जो भी कोई वाद अगर और कोई कार्यवाहियाँ होगी उस राज्य के नाम से होएगी। अब अनुच्छेद 300 कै, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हो आप, क्योंकि अनुच्छेद 31 मूल अधिकारों से हटा करके इसको कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 300 कै के तहत संपत्ति का जो अधिकार था वहाँ से हटा करके यहाँ रखा है। अनुच्छेद 31 को समाप्त करके 300 कै में रखा है संपत्ति का अधिकार। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी ये अब कौन सा अधिकार हो गया? विधि का अधिकार था, पहले मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार है। अब इसमें क्या कर दिया गया है? इसको विधिक अधिकार कर दिया गया है अनुच्छेद 300 कै के अंदर रख करके। यानी विधि के अधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का, उससे रखने से वंचित नहीं किया जा सकता। ये हो गए अनुच्छेद 264 से लेके 300 कै तक। अब अपन राजस्थान के जो वित्त आयोग है उसके संबंध में थोड़ा पढ़ लेते हैं। राजस्थान वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 243 आई और 243 जेड वाई के तहत किया गया है। 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में। तो राजस्थान का पहला जो वित्त आयोग का गठन हुआ था 1995 में, उसका कार्यकाल था 1995 से लेके 2000 तक। और इनके जो पहले जो अध्यक्ष थे राजस्थान वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे पहले, कृष्ण कुमार गोयल इनके पहले अध्यक्ष थे। दूसरे थे 2002 से लेके 2000 से लेके 2005 तक, वो थे हीरालाल देवपुरा। फिर तीसरा वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है 2005 से लेके 2010 तक, माणिक चंद सुराणा। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 2010 से लेके 2015 तक, डॉक्टर BD कल्ला। और पांचवें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल है 2015 से लेके 2020 तक, डॉक्टर ज्योति किरण। वर्तमान में जो छठा वित्त आयोग चल रहा है, छठे वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 2020 से लेके 2025 तक चलेगा। और इनके जो अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। और कार्यकाल जो इनका होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो कार्यकाल होता है, ये 5 साल तक के लिए होता है। और ये हो गया राजस्थान वित्त आयोग के बारे में। और इनको याद करेंगे क्योंकि 5 ही है, इसको ये क्रम पूछ सकते हैं, इसके राजस्थान के जो संबंध में क्रम भी पूछ सकते हैं, और पहला भी पूछ सकते हैं, पहला कौन है और लास्ट में कौन है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो अपने एक ट्रिक बना लो। पहले हो गया कृष्ण कुमार गोयल, तो कृष्ण। दूसरा हो गया हीरालाल, तो कृष्ण हरि मून पर किला जोतकर पधारे या पधारे, चलो थोड़ी सम्मानजनक शब्द लिख देते हैं। कृष्ण हरि मून पर, कृष्ण हरि किसी का नाम है, मून यानी चंद्रमा, मून पर किला जोत कर आगे। किला मतलब ये होता है जो बीघा होता है ना, राजस्थान में जो बीघा बोलते हैं, पंजाब हरियाणा में जो किला बोलते हैं ना वो किला है। तो किला जोत कर आ गए। तो कृष्ण कुमार गोयल, हीरालाल देवपुरा और मानिक चंद सुराणा, BD कल्ला, जोत से ज्योति किरण और पधारे से प्रद्युमन सिंह। तो ये हो गया आज का अपना टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शॉर्ट में, और याद इतना इजी तरीके से याद होगा कि आपको हर सवाल आप कर पाओगे, किसी भी प्रकार का सवाल छूटेगा नहीं। हमने कोई अनुच्छेद छोड़ा नहीं है, इसलिए आपको एक बार फिर निवेदन कि इसको पूरा देखें, पूरा पढ़ें और याद करें। अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को सबको शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।